Okay, guys, let's look at another set. So, set says in an 8-week course, a professor administers a test at the end of each week. So, total 8 tests होने वाले हैं, clearly पता चलता है. And each of the 8 tests were scored out of 4 marks. So, maximum marks is 4. A student could only receive a non-negative integer score. That means his score can be 0, 1, 2, 3, 4. So, maximum it can go till 4 and minimum it will be 0. Fine. Next, 2 students, Ravi and Suman, took the 8 test. ठीक है. In the first test, Ravi and Suman scored the same marks. चलिए इसको एक टेबल में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. So there are total 8 tests and there are 2 persons, Ravi and Suman. So first test, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and 8. ठीक है. So in total there are 8 tests. Now from the in the first test Ravi and Suman scored the same marks. So I can say this is, let's say, X. So this also be X. ठीक है. From the second to 8th test, Ravi scored the same non-zero marks. तो ये बहुत ध्यान देने वाली इंफॉर्मेशन है कि सेकंड से लेकर 8 तक, लेट्स से उसने y स्कोर किया, दिस y कैन नॉट बी 0. तो जो y की वैल्यू लाई करेगी वो 1, 2, 3 और 4 में से कोई भी हो सकती है, राइट? Suman scored the same marks as Ravi from the 5th test onwards. तो 5th टेस्ट के से जितने भी मार्क्स उसने स्कोर किए वो सारे सेम हैं रवि के मार्क्स से. ठीक है. Ravi total marks in the first 3 tests. Ravi total marks in the first 3 tests. I can see x plus 2y was the same as Suman total marks in the first 2 tests. So Suman के first 2 tests में x plus something, right? Now this x will get cancelled out. So this something, this second test marks will be 2y. अब यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे यहां से दिख रही है, देखिएगा आप भी नोटिस कर पाते हो तो, जो बंदा है कोई भी पर्सन है वो मैक्सिमम कितने मार्क्स लेकर आ सकता है? 4. सो 2y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 4. सो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 2. तो वी कैन से ये दोनों पॉसिबल वैल्यूज नहीं होंगी. तो यहां से थोड़ी सी चीजें आसान हो रही हैं कि y की वैल्यू 1 या 2 ही हो सकती है. इसके अलावा इफ वी गेट एनी वैल्यू वी विल एलिमिनेट. ठीक है. नेक्स्ट और क्या बोला है भाई? ऑल्सो सुमन मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट, टोटल मार्क्स ऑफ फर्स्ट 2 एंड टोटल मार्क्स ऑफ 8 टेस्ट आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो इनके मार्क्स अगर मैं a और b ले लेता हूं सपोज, so question says x plus 2y and sum of all the 8 tests will be x plus 6y plus a plus b. ये सभी जीपी में है. ठीक है. ये सभी जीपी में रहने वाले हैं. ठीक है. हमें पता है x की मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी. तो चलते हैं एक एक केस को पुट करके देखते हैं. सो लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट केस. x is 0. If you put x as 0, so you will get this GP because 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करो you will always get 0. So कॉमन रेशियो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ हमेशा 0 रहने वाले हैं. बट इफ यू टेक सेकेंड टर्म एज 0, then y will also be 0, but y cannot be 0. So ये केस हो जाता है फेल. नेक्स्ट केस, x is equal to 1. 1 के साथ मुझे जो जीपी दिमाग में आती है 1, 2 का 4. सुना ही होगा समझ. कॉमन रेशियो क्या है? 2 का कॉमन रेशियो है. क्या पॉसिबल है? चेक कीजिए. इफ यू पुट x as 1, so 1 plus 2y is 2. यहां से 2y आ जाता है 1 और y की वैल्यू हो जाती है डेसिमल, जो कि नहीं है पॉसिबल. सिमिलरली इफ यू टेक x as 1, another series which is possible 139, right? So if I take 139,
x is 1, 3 is this, so 2y is 2, y is 1, which is possible, which is valid. ठीक है, x is 1 is also valid, and this entire is 9, right? So 1 plus 6 plus a plus b. So a plus b will be 2. ये पूरा 9 यहां पे आ जाता है, तो a plus b हो जाता है 2. So अभी तक हमें जो केस मिला है वो ये वाला है, इसको मैं बॉक्स पर बंद कर देता हूं. So we got one of the possible case. नेक्स्ट पे आते हैं. फोर्थ, x is 1, 1, 4, 16. 1 into 4, 4 into 4, 16. So again if I take x as 1, तो यहां पे 2y होगा 3, which is not possible, right? डेसिमल में हो जाएगा. नेक्स्ट x is 1, 1, 5, 25. ठीक है, so 2y is 4, y is 2, वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे. ठीक है, आगे देखते हैं. 6 into 2 12 plus 1 13. So a plus b will be, इससे इक्वेट कर रहा हूं मैं. ठीक है, so 6 into 2 12 और x 1 है, तो 13 plus a plus b is equal to 25. यहां से a plus b हो जाता है 12, और a plus b 12 नहीं हो सकता. a plus b की मैक्सिमम वैल्यू 8 हो सकती है, बिकॉज a और b की मैक्सिमम वैल्यू 4 ईच हो सकती है. तो ये केस हो जाता है फेल, और इससे हमें ये भी समझ में आता है कि इसके आने वाले केसेस भी फेल हो जाएंगे, बिकॉज वहां पे a प्लस बी की वैल्यू और इंक्रीज होगी. सो वी डू नॉट नीड टू चेक आफ्टर दिस फॉर x as 1. नेक्स्ट आई विल बी चेकिंग फॉर x as 2. सो x अगर 2 है तो सबसे पहली जो सीरीज मेरे दिमाग में आती है वो है 2, 4, 8. 2 into 2 4, 4 into 2 8, कॉमन रेशियो ऑफ 2. सो अगर x 2 है तो 2y हो जाता है 2, y हो जाता है 1, विच इज वैलिड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. x 2 भी वैलिड है. ठीक है, और यहां पे पुट करेंगे तो 6 into 1 6 plus 2 8, और ये भी 8 है, सो a plus b आ जाता है 0. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो सेकेंड केस मिला है हमें अभी तक. ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं भाई. 6 वाला x अगर 2, अभी कॉमन रेशियो लिया था 2 का, उसके आगे लेते हैं. तो 2 into 3 6, 6 into 3 18. यहां से 2y की वैल्यू मिलती है 4, क्योंकि इसमें पुट किया ना. ठीक है, 2y की वैल्यू 4. अब अगर आप नोटिस करो, पहले मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूं, फिर इसके बाद आप ऑब्जर्व कर पाना. जैसे मैं अगला केस लूंगा तो 2y की वैल्यू 4 से ज्यादा हो जाएगी, तो उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 2y की वैल्यू 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकती. ठीक है, तो ये भी समझ में आ रहा है. चलो पहले यहां से देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. y 2 है, y हो गया 2, इसमें पुट कीजिए. 6 into 2 12 plus 2 14. So 14 plus a plus b is equal to 18. So a plus b is 4. a plus b 4 आ रहा है. एक बार दोबारा से मैं चेक कर लेता हूं. 6 into 2 12 plus 2 14 plus 4. Yeah. So we are getting one of the possibility for x, y and a plus b. एक और पॉसिबिलिटी मिल गई. ठीक है. 7th, इसके आगे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 2y की वैल्यू 4 से ज्यादा हो जाएगी. ये खुद आपको समझना है, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है. 2y 2 हुआ है, नेक्स्ट 2y 4 हुआ है, तो नेक्स्ट 2y की वैल्यू 6 होगी. तो चेक मत करो. ठीक है, 6 होगी या कुछ भी होगी, बट ज्यादा ही होगी. ठीक है, अब मैं x3 ले रहा हूं. x3 लेंगे तो दिमाग में आएगा 3 into 2 6 into 2 12. यहां से 2y की वैल्यू क्या आने वाली है? 2y की वैल्यू 3 हो जाएगी. यहां पे पुट किया ना, डेसिमल में हो जाएगा, नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट कौन सी सीरीज ले सकते हैं? 3 3 9 और 9 3 27. यहां से 2y की वैल्यू होती है 6, और 2y की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती. सो दैट मीन्स 3 के साथ तो कोई और पॉसिबल केस बनेगा ही नहीं. राइट. ठीक है, अब बनाते हैं 4 के साथ.
तो x4 और बचा है, काफी केसेस हमने सॉल्व कर ही लिए हैं, बस x इज इक्वल टू 4 ही बचा है। चलिए यहां पे बना लेते हैं। सो x इज इक्वल टू 4 के लिए केस आएगा 4 2 जा 8 2 जा 16, राइट। सो अगर x4 है, सो 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, एंड यहां पे पुट कीजिए 6 2 जा 12 प्लस 4 16, सो a प्लस बी इज 0। ठीक है जी, a प्लस बी 0 आ गया है, a प्लस बी यहां पे भी 0 आया था। ओके ठीक है ठीक है। तो इसके आगे मुझे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसके आगे अगर मैं जाता हूं तो 2y की वैल्यू 4 से ज्यादा हो जाएगी और 4 से ज्यादा हो नहीं सकती। तो वी आर गेटिंग हाउ मेनी केसेस, 1 2 3 4। इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं जिससे कि हम हाईलाइटेड केसेस को ध्यान रख पाए। ये मेरे 4 केसेस हैं। अब तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो ही जाएगा। नेक्स्ट, which of the following can be true? Suman scored 3 marks in the second test. सुमन ने 3 मार्क्स सेकंड टेस्ट मतलब 2y तो 3 हो ही नहीं सकता, डेसिमल हो ही नहीं सकता, 2y हमेशा इवन होगा। सुमन स्कोर 4 मार्क्स इन द 8th टेस्ट, 4 मार्क्स इन द 8th टेस्ट। भाई y की वैल्यू अगर 4 रखोगे तो 2y 8 हो जाएगा, वो तो पॉसिबल है ही नहीं, चेक करने की भी जरूरत नहीं है। रवि स्कोर 4 मार्क्स इन द थर्ड, अगेन y कैन नॉट बी 4 बिकॉज 2y 8 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। सुमन स्कोर 2 मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट, x की वैल्यू 2, क्या हो सकती है x की वैल्यू 2? 1 है, क्या x की वैल्यू 2 हो सकती है? सो दिस इज पॉसिबल। इफ रवि स्कोर 4 मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट, 4 वाला ये रहा x4, राइट। हाउ मेनी मार्क्स डिड सुमन स्कोर इन द थर्ड? सुमन स्कोर इन द थर्ड मतलब a निकालना है। अच्छा, a प्लस बी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। सो a प्लस बी अगर 0 आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब a और b दोनों 0 हो जाए, तो दैट्स व्हाई द आंसर विल बी 0। नेक्स्ट, इफ रवि स्कोर 1 मार्क्स इन द सेकंड टेस्ट, मतलब y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 कहां आती? ये तो नहीं है, ये वाला है, ये वाला है, ये तो नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। What is the maximum possible value of Suman total marks in all the 8 tests? तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? यहां पे 9 है, यहां पे 8 है, तो मैक्सिमम कितना होगा? 9। सो गाइस, अगर आप ये सारे केसेस डिकोड कर लेते हो तो ये क्वेश्चन आराम से 8 to 10 मिनट्स में हो सकता था। हाँ, थोड़ा सा लेंथी है, थोड़े से ज्यादा केसेस हैं, केयरफुली भी सॉल्व करना है, बिकॉज गलती से y की वैल्यू 4 ले ली और आपने ध्यान नहीं दिया कि 2y कैन नॉट बी मोर देन 4, तो काफी सारे केसेस बनेंगे और काफी सारे एक्स्ट्रा केसेस आप ले भी लोगे, जिस वजह से आंसर गलत भी हो सकते हैं। सो सेट बहुत अच्छा था, बी वेरी केयरफुल while solving such type of sets. Okay guys, let's look at another set. This set says there is a firm that reviews different latest gadgets through a team of 4 reviewers, R1, R2, R3, R4, and the gadget's name is ABCD. On a scale of 1 to 5, all integer values, where 1 denotes poor and 5 denotes excellent. These review ratings were then tabulated. आप देख सकते हो इस तरह से tabulate किया है, और some of these ratings got deleted, which I can see here, and you can see the average is also given to us, average of this column as well as average of these rows, right? So obviously we have to find out the deleted values. तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, इतनी थ्योरी पढ़ने की कोई ऐसे रिक्वायरमेंट है नहीं, डेटा से डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये मिसिंग डेटा है, उसको फिल करना होगा। सो एवरेज की जगह हम सम में डील करेंगे तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज वी आर मोर कंफर्टेबल टुवर्ड्स सम। सो देयर आर 4 गैजेट्स, सो एवरेज इज 4, सो 4 into 4 16 16 16 17 16 16 16 17। सो लेट्स इग्नोर दिस। ठीक है, नाउ R1 में 16 मुझे सम मिल रहा है इन 4 वैल्यूज का। दिस इज 4 + 3 7, सो रिमेनिंग सम विल बी 9, सम ऑफ दीज 2 वैल्यूज। नाउ 9 कैसे बन सकता है? 9 बन सकता है या तो 4 और 5 से, या 5 और 4 से। 6 और 3 से नहीं बन सकता, बिकॉज मैक्सिमम रेटिंग 5 तक जा सकती है, उससे आगे नहीं जाएगी। सो दैट मीन्स आई नीड 1 मोर केस, तो उसको भी बना लेते हैं जल्दी से।
A, B, C, D, R1, R2, R3, R4, and the score is 16, 16, 16, 17. And what about this? 16, 16, 16, 17. And this is 4, this is 3, 4, 3, 4, 5, 5. Now, let's begin our question. So, obviously, the sum here is 16 and the remaining sum will be these two values sum will be 9. It is only possible when one is 5, another is 4. Now, how we can fix this? One possibility is this, another possibility is this. Okay, 5, 4, 4, 5. Now, when you put this value, तो आप देख सकते हो इस पूरे कॉलम का सम है 16. You can easily tell the value of this missing data. So 4 plus 4 8 plus 5 13 plus 3 16. Same 9 14 2 16. ये भी फिल हो गया. चलिए और कुछ कर सकते हैं? नहीं. Let's talk about row 2. So 2 में क्या आ रहा है सम? 7. यहां कितना चाहिए? 16. रिमेनिंग एलिमेंट्स का सम होगा 9. 9 को कैसे फिक्स करें? 5 और 4. अब मेरे को 2 और केस लेने पड़ेंगे बट ना लेकर मैं क्या कर रहा हूं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं. 5 और 4, 4 और 5. ठीक है, इस तरह से ले लिए. 5 4 4 5. ठीक है, आप समझ जाओगे. 5 प्लस 4 9 या 4 प्लस 5 9. ठीक है. नेक्स्ट, अगर ये सेकेंड एलिमेंट मतलब इसमें जो एलिमेंट है 5 है तो 5 प्लस 3 8 प्लस 5 13 प्लस 4 17 वैलिड है. ठीक है. सेम गोज फॉर दिस 4. अगर ये 4 है तो 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 प्लस 5 17. अकॉर्डिंगली मैं सबकी वैल्यूज फाइंड करता जाऊंगा. ठीक है. नेक्स्ट, इस पे बात कर लेते हैं. इसके लिए 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12 प्लस 4 16. ठीक है. एंड दिस विल बी 3. ओके. नेक्स्ट, let's talk about this now. 5 plus 3 8 plus 4 12 plus 4 16. 5 plus 3 8 plus 3 11 plus 5 16. Right? अब इस कॉलम को देख लेते हैं. 5 plus 3 8 plus 4 12 plus 4 16 और this will be 3. ठीक है. तो ये सारा फिल हो चुका है. यहां पे कोई वैल्यू कॉन्ट्रडिक्ट नहीं की है. सो दैट मीन्स वी आर गेटिंग 2 पॉसिबिलिटीज फ्रॉम दिस. ठीक है. तो अगर कोई पूछेगा कितने केसेस पॉसिबल है, वी कैन गेट से कि 2 पॉसिबिलिटीज है. यहां पे यूनिक आंसर नहीं मिलेगा. अब इसको भी देख लेते हैं. ओके. सो इसी रो की बात करते हैं. ये 16 था. 3 प्लस 4 7 है. 7 बचेगा 9. सो 5 4 4 5. ठीक है. अब इसका कॉलम वाइज सम करते हैं. तो ये हो जाएगा, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, यहीं से उठा लेता हूं. ये तो सेम ही है. ठीक है. ओके, ये डन. ये वाला भी सेम है, ये कॉलम भी सेम है क्या? या सेम ही है. तो उसको ले लेते हैं 3 और 4. ठीक है. बट ये रो डिफरेंट है, इसको ध्यान से करना है. सो 5 प्लस 2 7 7 प्लस 4 11 प्लस 5 16 पॉसिबल है. 5 प्लस 2 7 7 प्लस 3 10. अगर मैं इसको 3 लेता हूं, 10 प्लस 6 16. ये पॉसिबल नहीं है. सो दैट मीन्स फ्रॉम दिस वी कैन से ये 6 वाला केस पॉसिबल नहीं होगा, ये 3 वाला नहीं होगा, ये 5 वाला नहीं होगा, ये 4 वाला नहीं होगा, ये 5 वाला नहीं होगा. राइट? क्योंकि ये 6 ने कॉन्ट्रडिक्ट किया, तो जो फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज थी वो फेल हो चुकी हैं. सेकेंड सेट ऑफ वैल्यूज ही बचेंगी. चलिए इसको और भी देख लेते हैं कि ये पूरा सेफ है या नहीं. 5 प्लस 3 8 प्लस 4 12 प्लस 4 16. ओके. सो यहां से एक सेट ऑफ वैल्यूज मिली है, यहां से 2 सेट ऑफ वैल्यूज मिली है. टोटल 3 सेट ऑफ वैल्यूज पॉसिबल हैं. चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं. व्हाट रेटिंग प्रोवाइडेड बाय रिव्यूअर R1 टू गैजेट A that can help determine the remaining ratings uniquely. यूनिकली मतलब जो हमारे 3 केस है वो 3 केस ना बन के एक ही केस दिखाई दे. यूनिक हमें आंसर चाहिए. तो R1 को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? अगर R1 गैजेट A को 5 प्रोवाइड करता है तो हमें 2 केस मिलेंगे. बट R1 अगर गैजेट A को 4 रेटिंग प्रोवाइड करता है तो वी विल गेट द यूनिक केस. सो दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर E.
second question. In how many different ways could reviewer R2 have rated gadget B? So R2 ने गैजेट बी को 5 और 4 और यहां पे 4, ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं. इट कैन बी 5, इट कैन बी 4. आगे देखिए क्या बोल रहे हैं. सो दैट द रेटिंग्स लीड टू द सेम एवरेज फॉर द गैजेट्स एंड रिव्यूअर एज शोन इन द टेबल. तो यहां पे दो वेज से वो रिव्यू कर सकता है. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ मिसिंग रेटिंग्स आर पॉसिबल? ये तो पहले ही बताया था मैंने आपको, 3. सो देयर आर 3 केसेस पॉसिबल. तो ये क्वेश्चन काफी आसान था. केसेस बनाने थे, अगर केसेस बनाने में आप कंफर्टेबल हो तो ये क्वेश्चन आप 5 से 6 मिनट्स में भी कंप्लीट कर सकते थे. Okay guys, let's look at another set. This set says diagram below. So this is a diagram represents a road network connecting 5 towns, namely Meran, Lennisport, Winterfell, Old Town and Gulltown. So if you have seen Game of Thrones, तो ये वहां के जो towns थे उनके नेम है. So this set is somehow related to Game of Thrones. मतलब उसकी नॉलेज जरूरी नहीं है, बट जो टाउन के नेम है वो बेसिकली उस वेब सीरीज से कनेक्टेड है. चलो आगे देखते हैं. द मैक्सिमम स्पीड लिमिट्स अलोंग एनी स्ट्रेच ऑफ रोड आर एज शोन इन द डायग्राम. सो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड लिमिट. दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन. ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं. द स्ट्रेट रोड दैट कनेक्ट्स मीरन टू गलटाउन, यू कैन सी पासेस थ्रू ओल्ड टाउन वगैरह वगैरह. ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है जो आपको डायग्राम में भी दिख रही है कि मीरन से गलटाउन तक जा रहा है एक रोड, मीरन से लेनिस्पोर्ट भी जाता है, मीरन से विंटरफेल भी जाता है, इस तरह से. लेट्स टॉक अबाउट दिस इंफॉर्मेशन नाउ. कंसिडर अ कार ऑलवेज ट्रेवलिंग एट द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड and always taking the shortest route. It takes 1 hour to reach Old Town from Meran. So Old Town from Meran. So Old Town this and takes 1 hour. The speed is 100 km per hour. So distance will be 100 km. Next is 2 hours to reach Gulltown from Old Town. So 2 hours, speed is 25. So we can say distance is 50 km. And 45 minutes to reach Winterfell from the Gulltown. Right? So 45 minutes means 3/4 hours. क्योंकि इसको hours में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 60 करोगे तो वहां से ये डिस्टेंस आ जाती है 90 किलोमीटर. ठीक है. For this problem always consider the shortest route in terms of distance. ठीक है जी, shortest route देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो. Now we have gotten the 3 distances. What about this and this? तो उस पर फोकस करते हैं थोड़ा सा. पहले एक चीज ये देखो, ये 90 डिग्री है होगा, राइट? डायग्राम ऑलरेडी बना के दिया है और साथ में डायरेक्शन भी मेंशन की है. सो इट मींस ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, वेस्ट, ईस्ट, एंड इनके बीच में आपको पता है 90 डिग्री का एंगल होता है. सो दैट मीन्स ये सब परपेंडिकुलर हैं आपस में, राइट? साथ में ये एंगल जो होगा लेट्स से थीटा है. तो those who have done similar triangles they can relate this question with the help of similar triangles because यहाँ पे सिमिलैरिटी बनने वाली है. तो मैं यहाँ पे इनके वर्टिसेस का नाम दे देता हूँ. जैसे इसका नाम दे दिया M फ्रॉम मेरन, ओल्ड टाउन का O, इसका L, इसका G और इसका W. ठीक है जी. तो कैन आई से ट्राइंगल MOL is similar to MGW. ठीक है. तो यहां से वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द रिमेनिंग डिस्टेंसेस या जो साइड्स है, आप जैसे भी समझो. सो MOL और MGW सिमिलर हैं, सो वी कैन से MO. ओके. और मेरे दिमाग में एक और चीज आई है अभी ना, मैं यहाँ पे MW भी फाइंड कर सकता हूँ. देखो कैसे. MG आपको गिवन है 150 और GW गिवन है 90. सो आई कैन फाइंड आउट MW ऑल्सो बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी लगा सकते हैं. दिस इज 150, दिस इज 150, दिस इज 90. So we know a Pythagorean triplet of 3, 4, 5. So 30 into 3 is 90, 30 into 5 is 150. So this entire will be of
120, ठीक है, ये पूरा 120 का हो जाता है पूरा MW, ठीक है। तो यहां पे ये भी एक चीज हमें पता चली है, देखते हैं इसका बाद में क्या यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वापस इस पे आते हैं। सो MO अपॉन MG is equal to MO upon MG is equal to, I can say ML upon MW, this upon this, ठीक है। सो MO यहां से आ गया 100, MG है 150 और ML हमें फाइंड करना है, MW is 120, सो 5 4 20, सो ML आ जाता है 80। सो अगर ये 80 है तो ऑब्वियस सी बात है ये 40 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 120 था, ठीक है। ओके, दूसरी चीज, अगर ये 80 है ये 100 है, सो यूजिंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कैन आई से दिस विल बी 60 because of this 3 4 5 Pythagorean triplet. 20 into 5 is 100, 20 into 4 is 80, so this will be 20 into 3 is 60. So can I say I got the distance of Meren to Old Town as well as Old Town to Gull Town, Old Town to Lennisport, Meren से Lennisport और Lennisport से Winterfell, सारी डिस्टेंसेस मुझे पता चल चुकी हैं, ठीक है। तो जो काम की चीजें हैं वो हमने रख दी है यहाँ पे। फाइन, आई होप इतना पार्ट क्लियर होगा सभी को। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज टायरन लैनिस्टर, सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन गेम ऑफ थ्रोन्स। टायरन लैनिस्टर ड्रोव फ्रॉम मेरेन टू ओल्ड टाउन एंड देन फ्रॉम ओल्ड टाउन टू लेनिस्पोर्ट। सो मेरेन से लेके ओल्ड टाउन जाता है वो 100 किलोमीटर, उसके बाद ओल्ड टाउन टू लेनिस्पोर्ट, ओल्ड टाउन टू लेनिस्पोर्ट इज 60 किलोमीटर, एंड फ्रॉम लेनिस्पोर्ट टू विंटरफेल, लेनिस्पोर्ट टू विंटरफेल दैट इज 40 किलोमीटर, ठीक है। आफ्टर दैट ऑलवेज टेकिंग द शॉर्टेस्ट पाथ, हाँ शॉर्टेस्ट पाथ ही है। He always drove at a speed 10 km per hour below the maximum speed limits. So these are the maximum speed limits 100, 120, 20, 25, 120 and 120. So इनसे 10 किलोमीटर कम लेना है। तो वो पहले गया है M से O, तो स्पीड यहां पे लेने होगी हमें 100 minus 10 that is 90, और फिर आ रहा है वो 10 की स्पीड से 20 minus 10 10 किलोमीटर पर आवर, और 40 चला है वो लेनिस्पोर्ट से विंटरफेल एट अ स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल ड्राइविंग टाइम। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। यहां से इतना तो पता चलता है कि 60/10 6 आवर्स से तो ज्यादा होगा, सो दैट मीन्स ये तो कैंसिल आउट ही हो गए। 100/90, सो दैट मीन्स 1 आवर और हो जाएगा एक्स्ट्रा, तो 6 + 1 7 आवर से तो ज्यादा ही होगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया। प्लस चलिए पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 40/110, सो दिस विल बी 0.36, राइट, 0.36 आवर्स, एंड दिस विल बी हाउ मच 1.11 आवर, एंड दिस इज 6 आवर्स, ठीक है। तो ये हो जाता है 7.47 आवर्स, तो रफली मान लीजिए 7.5 आवर्स। 7.5 आवर्स मींस 7 आवर्स 30 मिनट से कम आंसर होना चाहिए। सो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। काफी आसान सा क्वेश्चन था, एक बार आपको डिस्टेंस मिलती है तो फिर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। नेक्स्ट 18 को समझते हैं। Missandei starts from Gull Town towards Old Town by the shortest path. So Gull Town से Old Town जाती है, चलो यही लिख देते हैं, G से O and driving at a maximum permissible speed. So G से O, पहले जल्दी से देखिए, G से O 50 किलोमीटर है 25 की स्पीड से, तो 50 किलोमीटर at a speed of 25। उसके बाद from Old Town he drives at a speed of 10 km per hour towards Lennisport. So Old Town से Lennisport is 60 km at a speed of 10.
उसके बाद क्या हो रहा है, अब मैं मिसेंडाई स्टार्ट्स फ्रॉम गर्ल टाउन, वेरीज स्टार्ट्स एट द सेम टाइम फ्रॉम लेनिसपोर्ट टू ओल्ड टाउन। ठीक है भाई, ये भी बंदा स्टार्ट हो जाता है लेनिसपोर्ट से ओल्ड टाउन। सो लेनिसपोर्ट से ओल्ड टाउन जा रहा है along the shortest, always driving at the maximum permissible speed। तो यहां पे स्पीड है 20 और डिस्टेंस है 60। ठीक है, पूछा क्या गया है देखिए, इफ दे डोंट स्टॉप एनीवेयर एट व्हाट पॉइंट विल दे मीट। ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे तो वो बेसिकली जो इस डायग्राम में आप देखोगे, पहले वो जी से ओ आता है। तो जब जी से ओ आता है तो 50 किलोमीटर चलता है। कौन चलता है? मिसेंडाई, आई थिंक, या मिसेंडाई। तो कितने की स्पीड से चलता है? 25 की स्पीड से। तो 2 आवर्स ट्रेवल किया। तो 2 आवर्स ट्रेवल करने के बाद जो मिसेंडाई है वो यहां पर आ गया। एक सेकेंड, मिसेंडाई यहां पर पहुंच चुका है। दूसरा पर्सन जो है वो भी 2 आवर्स चलेगा। वो 2 आवर्स कितनी स्पीड से चलने वाला है? 20 की स्पीड से। तो कितना चल चुका होगा? 40 किलोमीटर। अब यहां पे मिसेंडाई है, यहां पे खड़ा है इस पॉइंट पे, और दूसरा पर्सन इस पॉइंट पे है। दोनों के बीच में कितना गैप है? 20 किलोमीटर का गैप है। ये जो पर्सन है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये पर्सन इस डायरेक्शन में आ रहा है। दैट मींस दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पे रिलेटिव स्पीड यूज हो जाएगी। ये पर्सन जो है वो 20 की स्पीड से चलता है और ये पर्सन है 10 की स्पीड से चलता है। तो रिलेटिव स्पीड हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। गैप कितना है? 20 किलोमीटर का। सो दैट मींस दे विल मीट आफ्टर 2/3 आवर्स, राइट? ओके, 2/3 आवर्स। तो मतलब ये जो पर्सन है वो एट द स्पीड ऑफ मिसेंडाई एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इस डिस्टेंस को कवर करेगा, और जो दूसरा पर्सन है वो एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इस टाइम फ्रेम में डिस्टेंस को कवर करेगा। तो पहले पर्सन के रिस्पेक्ट में मैं बात करता हूं, उसकी स्पीड 10 है। तो 10 इंटू 2/3, दिस विल बी 6.67 किलोमीटर। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो ये जो पर्सन होगा, जो मिसेंडाई है, उसने 6.67 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ ट्रेवल किया होगा, और जो दूसरा पर्सन है टुवर्ड्स नॉर्थ रिमेनिंग जो होगा 13.33 टुवर्ड्स नॉर्थ कवर किया होगा, राइट? जब वो मिले होंगे। क्वेश्चन में क्या है आपसे पूछा है, देखो अप्रोक्सीमेटली 13.33 किलोमीटर साउथ ऑफ ओल्ड टाउन, नहीं साउथ नहीं है, टुवर्ड्स नॉर्थ है। ठीक है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है 13.33, और 6.67 किलोमीटर साउथ है। यस, 6.67 साउथ है, आप देखिएगा ये ओल्ड टाउन है, इसका साउथ है नीचे, देखो। ठीक है, सो दैट्स वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस का के साथ साथ डायरेक्शन का भी ध्यान रखना था। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इसको समझते हैं। द कैपिटल सिटी किंग्स लैंडिंग बहुत फेमस था गेम ऑफ थ्रोन्स में, लोकेटेड 40 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ गर्ल टाउन। सो 40 किलोमीटर, थोड़ा रब कर देते हैं, जो काम की चीज नहीं है ना, इस वाले पार्ट को रब कर देता हूं मैं। ओके ओके, ठीक है। सो 40 किलोमीटर यहां पे मान लेते हैं, ये वाला पार्ट है 40 किलोमीटर। सो ये वाला पार्ट हो जाएगा 50 किलोमीटर। ठीक है, ओके। 40 किलोमीटर साउथ ऑफ गर्लटाउन ऑन द रोड कनेक्टिंग गर्लटाउन टू विंटरफेल। फाइन, डिड नॉट हैव अ स्ट्रेट रोड कनेक्टिंग टू मेरन। तो भाई देखो, ये जो किंग्स लैंडिंग है, यहां पे किंग्स लैंडिंग है, तो किंग्स लैंडिंग का कोई डायरेक्ट रूट नहीं है टू रीच मेरन। तो वो क्या करेगा, कैसे जाएगा कोई भी पर्सन? पहले किंग्स लैंडिंग से विंटरफेल और विंटरफेल से मेरन, यही उसका राउट होने वाला है। ठीक है, अब क्या होता है, नाउ अ न्यू एक्सप्रेसवे इज बीइंग बिल्ट टू कनेक्ट दीज टू टाउन्स बाय स्ट्रेट रोड। ठीक है, एक स्ट्रेट रोड बनने वाला है इन दोनों के बीच में। What should be the maximum speed limit allowed on this expressway so that it cuts down the travel time from Meran to King's Landing from the fastest possible route through the road network shown in the diagram by 20 minutes? मतलब क्या हुआ, पहले आप किस राउट से ट्रेवल करोगे, ये देखिए,
आप जब रोड नहीं बना है तो आप ऑब्वियसली इस वाले राउट से कवर करने वाले हो, किंग्स लैंडिंग से विंटरफेल विच इज 50, और फिर जाने वाले हो ये वाला डिस्टेंस जो है 120। तो 50 प्लस 120 आप 130 किलोमीटर, सॉरी यार मैं मैथ गलत लगा रहा हूं, माय बैड। सो दिस इज 170 170 किलोमीटर आप कवर करने वाले हो, ठीक है। तो ये 170 किलोमीटर आप कितने टाइम में कवर करोगे ये निकालते हैं। देखिए, तो 50 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 120 प्लस 120 एट अ स्पीड ऑफ 120, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो 1 आवर आ जाएगा, और इसको मिनट्स में कन्वर्ट नहीं करते, चलो ऐसे ही रहने देते हैं। तो यू कैन से 17/12, या मिनट्स में कन्वर्ट करना है क्योंकि मुझे यहाँ पे 20 मिनट्स को कम करना है ना। देखो ये वाला याद आया मेरे को अभी, 20 मिनट्स को कम करना है तो उसको मिनट्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो 1 आवर है, इसका देख लेते हैं। सो 5/120 50/120 इंटू 60, तो उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो टाइम कितना लगने वाला है, 1 आवर 25 मिनट्स। अगर ये वाला राउट ट्रेवल कवर करते हैं, दिस एंड दिस। अब उसने बोला एक न्यू एक्सप्रेस वे बना, किस तरह से, ये वाला, यहां से यहां। अब जो न्यू एक्सप्रेस बनेगा वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाइपोटेन्यूज होने वाला है इस पूरे राइट एंगल ट्राइंगल में। सो हाइपोटेन्यूज कैसे निकाल सकते हैं हम, आपको पता है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या यूजिंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट। दिस इज 120, दिस इज 50, तो using this Pythagorean triplet 5, 12, 13, so this is 50, this is 120, so this distance will be 130। अब ये डिस्टेंस जो 130 किलोमीटर की है, न्यू एक्सप्रेस वे बन चुका है 130 किलोमीटर का, इसको कवर करना है 20 मिनट्स लेस में, 25 से 20 मिनट्स लेस में, मतलब 1 आवर 5 मिनट्स में। तो 1 आवर 5 मिनट्स का क्या मतलब हुआ, 5 को आप डिवाइड कर दोगे 60 में टू कन्वर्ट इनटू आवर्स, ये हो जाता है 1/12। सो 1 आवर प्लस 1/12 मतलब 13/12 आवर्स, इसकी बात हो रही है। सो ये डिस्टेंस कितने आवर्स में कवर करनी है, 13/12 आवर्स में। तो क्या स्पीड होगी, सो आंसर इज 120 किलोमीटर पर आवर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, तो स्पेशली जहां पे आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का काफी अच्छे से यूज हुआ है, साथ में सिमिलर ट्राइंगल्स का भी यूज हुआ है, स्पीड का भी यूज हुआ है, रिलेटिव स्पीड का भी यूज हुआ है। तो प्रॉपर क्वांट का एक कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो चुका था। तो किसी को कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता होगा या वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा तो ये क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं होने वाला। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू क्वांट इफ यू वांट टू सॉल्व DI प्रॉब्लम, क्योंकि DI इज ऑल अबाउट क्वांट। तो किसी जिसका क्वांट अच्छा उसका DI भी ऑब्वियसली अच्छा होता ही है। Read the following scenario and answer the 3 questions that follow. The plots below depict and compare the average monthly incomes in 1000 rupees of males and females in 10 cities of India in the years 2005 and 2015. The 10 cities marked A, B, C, D, E, F, G, H, I, J in the records and are of different population sizes. For a fair comparison, to adjust for inflation, income for both the periods are scaled to 2025 prices. Okay, so actual average in 2005 would have been something else, but it has been scaled with respect to 2025. Each red dot represents the average monthly income of females in a particular city in a particular year. Red dots for females, and the blue dot represents the average monthly income of males in a particular city in a particular year. The blue dots are for male. The gender gap for a city for a particular year is defined as the absolute value of the average monthly income of the males minus the average monthly income of the females in that year, the difference of averages. So basically, few things that we should know, that in case of 2005, the average monthly income for all the females in city A was this, which is 27.5 thousand, okay,
and in 2015 the average monthly income of all the males in 2015 was 30,000. Okay. Now what is gender gap? Gender gap in terms of, let's say, CTE in 2005. Female average monthly income is 20,000. Males monthly income is 32.5 thousand. So the difference, which is 12.5 thousand, is the gender gap. Okay, for a particular city, for any given particular year. Now, although people advise that in these type of situation we should create a table and then solve it, but there are only 3 questions. Okay, and you should read the questions before creating the table, that it is required or not. Okay, so we can directly go to these questions and solve it. It says, in which city did the gender gap in terms of 2025 prices change the least from 2005 to 2015 in terms of percentages? Okay, so in terms of J, first in terms of J, the gender gap 22.5 to 30, this is 7.5 here, and in case of 2015, 22.5 to 27.5, this is 5. So the difference from 7.5 to 5, so difference of 2.5 out of 7.5, right? So it will be 33.33%. 1/3, 7.5 gender gap in 2005. In 2015 the gender gap is 5. So difference is 2.5, which is 1/3 of 7.5. Then in case of E, 20, and this is 32.5, so this is 12.5. The gender gap is 12.5 in 2005. In case of 2015, it's 25 to 32.5, which is again 7.5. So 12.5 to 7.5, the difference is 5, right? The difference in gender gap is 5, and this has decreased how much? Right, this has decreased 5 out of 12.5, which is equal to 20%, 2 by 5. This is what it says, right? This is what it says. The gender gap in a city for a particular year is defined as the absolute value of the average monthly income of males minus the average monthly income of females. This is what we are doing. In case of city C, this is 25 for female, 35 for male. So the difference is, gender gap is 10 here. In case of 2015, 22.5 to 30, which is 7.5. So 10 to 7.5, the decrease is 25%, the change is 25%. In case of D we have 22.5 to 32.5, which is 10, and here D we have 20, 27.5, same gap. So definitely this cannot be the answer, right? Both of these are same. Till now the list is E. If in case of I, the gender gap 20 to 30, which is 10. Here 22.5 to 32.5, 10. 10 to 10, the gender gap, the change is 0%. So the answer is option E. Then comes the next one. Which of the following statements about the average monthly incomes of the 10 cities as represented in the plots is definitely false? Okay. Option A, in terms of 2025 prices, the average gender gap of the 10 cities combined in 2015 was less compared to the average gender gap of the 10 cities combined in 2005. Okay. See, now in this case, it looks like that we need to find the gender gap for each of these cities in 2005, find the average of that. Same in case of 2015, we need to find the gender gap for each city and find that average. Then we will be able to answer this one. But one thing you can see, the lines are bigger in case of 2005. The lines are bigger in 2005 with respect to 2015, right? So the gender gap value will be bigger here and the average will be bigger here, correct? Like in case of F, you can see this gender gap is bigger with respect to this. So each value, okay, each value gender gap is lump sum bigger in case of 2005. So average will also be bigger. So in this case, if it says that the average gender gap of the 10 cities combined in 2015 was less, this was less with respect to this. So of course that is true. This is true.
Option B, in terms of 2025 prices, the average monthly income of the men of the 10 cities combined was less than 30,000 rupees in 2005. Okay. So we need to check for 2005, 30,000. Where do we have 30,000? This is 30,000. And you can see the average monthly income of men in all the cities are least 30,000. So overall average must be greater than 30,000, right? This is 30, 30, this is 35, this is 32.5. If you take the average, it doesn't matter what's the population. Okay, it does not matter. All the values are greater than equal to 30. So average must be greater than 30, right? It does not matter whatever the population in each city is given or not given, right? So it says was less than. So this is false. Option B is false. So we don't need to check further, but let's check it. We got our answer, that is option B, but let's check it. What if this was not option B, this was option D? In terms of 2025 prices is, in terms of 2025 prices, in more than half of the 10 cities, the average monthly incomes of men were more than 2005 compared to 2015. Okay. So in 2025, the average monthly income of men were more in 2005 compared to 2015. Okay. In more than half means at least 6 cities. Let's check. So in case of A, this is 40. Definitely we will count this. Definitely we will count this. Okay. In case of C, this is 35. In case of C, this is 30. So this is definitely countable, right? Okay. Yes. In case of D, this is 32.5 and this is 27.5. This is also true. In case of E, this is 32.5. In case of E, 32.5. We don't need to count this. In case of F, 32.5. In case of F, 32.5. In case of G as well, both are same values. In case of H, 35, 32.5. We will also count this. In case of I, this is 30. This is 32.5. We don't count this. In case of J, this is 30. This is 27.5. This is also. So in 6 of the 10 cities, exactly 6 of the 10 cities, the average income of men in 2005 was greater than in 2015. So that is also true. Right. Option D, in terms of 2025 prices, the average monthly income of women of the 10 cities combined was less than 22,000 in 2015. In terms of 2025 prices, the average monthly income of women of the 10 cities combined was less than 22,000. So 22,000. If we put 22,000 barrier here, okay, this is in 2015, right? Of the 10 cities combined was less than 22,000. So this is not less than 22,000, right? In terms of, but once again, see what we can say that in case of D, this value is less than 22,000. This is 20. Now, if weights population, let's say the population of these cities are in 100, female population are in 100, and the female population in this city is in thousands. So what will happen? Or maybe 10,000, 10 lakhs, or maybe in crores. So what will happen? The average will shift towards 20, right? And it could be, it's possible that it's less than 22. So it's not definitely true, but it could be true if population of city D is way more than population in each of these cities, right? So this is not definitely false. If all the values were 22 or greater than 22, then we could have said that this will be false. But this is, for now, this is not definitely false. So true or false, this is true or false, both. In terms of 2025 prices, the median monthly income of men of the 10 cities combined were higher than the median monthly income of women in 10 cities combined, both 2005 and 2015. Okay.
So median monthly income. We can see that median monthly income in 2005, all the men is greater than the women, right? All the incomes are greater. So median will also be greater. Here also all the incomes are greater than the male. For male is greater than female. So median will also be greater. This is what it says. The median monthly income of men of the 10 cities combined were higher than the median monthly income of women of the 10 cities combined, both in 2005 and 15. Of course, that is definitely true. That is definitely true. Okay. So what we can say, option B is the correct answer for this one. Now let's go to the next one. Question number 22, it says rupees 100 in 2025 is worth 60 rupees in 2015 and rupees 2005 in 2005 prices. Based on the given plots, which of the following statements about the unscaled incomes, that is the incomes before scaling to 2025 prices, cannot be correct? So basically 100 rupees of 2025 is 25 rupees in 2005. So basically all the values will reduce to 25% of the given value. In case of 2015, it was 60 rupees out of 100. So all the values are actually 60% of the given values, right? 100 rupees in 2000, these values given are with respect to 2025. 100 rupees of 2025 is 60 rupees in 2015. So 30 will be equivalent to 18 rupees. 20 rupees will be equivalent to 60% of that, 12 rupees, and so on. Same for 2005, we will have to take 25%. Now let's check the options. It says all the statement cannot be correct. Cannot be correct. This is what we need to check. Okay, so average scaled in unscaled income of women was about 15,000 in 2015 in city H. City H 2015. This is 25. 60% of 25 is 15. So that is true, right? That is true. About 15,000. Average unscaled income of women in city G increased about 120% from 2005 to 2015. Women in city G, this is 30. 25% of 30 is 7.5. And here G, that is 27.5. 60% of 27.5. 10% is 2.75. 20% is 5.5. 60% will be 16.5. So the decrease is 9. The increase is of 9. 9 is 120% of 7.5. So this is also true. Option C, average unscaled income of men in city E increased by about 140% from 2005 to 15. City, this is 32.5. 25%, 1/4 is approximate 8, right? Approximate 8.12 of this. And here it will be 32.5, 60% of 32.5. Once again, 20% will be 6.5 and 19.5. This will be 19.5, correct? In case of E, 32.5, 60% is 32 into 60, 192, 19.5, 19.2 and 0.3. Yes, that is correct. What's the increase? The increase from here to here is nothing but 11.4. Now what is 140? 14 into 8. 14 into 8 is 112, right? 32 plus 80. Yes, this is very close. This value 11.4 is 140% of 8 of this value. So definitely this is close. This is correct. Option D, the unscaled gender gaps reduced in all 10 cities from 2005 to 2015. Unscaled gender gaps reduced in 10 cities from 2005 to 2015. Now we know that all of these values are very close to each other. If we talk about the gender gaps, all of these actual values is 25% of the given values, while all of these actual values are 60%, right? So if I take 60% of all of these values here, and if I take 25% of all of these values here, the gap will become much bigger here with respect to this, right? For example, if we talk about
this one, option A, or city A, this is 27.5 and this is 40. So 12.5, 25% of 12.5, 1/4 is 4.1 something, 125. In case of this is 25, this is 32.5. So 12.5 gap, right? This is 25 and this is 12.5. So 7.5, but 60% of that, 4.5. The gender gap is 4.5 here in terms of actual value in 2015 and actual value in 2005. Now this gender gap with terms of 2025 is much lesser than this one. You can see the line is very small, but if you convert it actual values of 2015 and 2005, this gap is much bigger than this gap, right? So that's what it says. Average unskilled income for both genders increased in all 10 cities from 2005 to 15. So we already got one option, which is what? Definitely not true, because in this case increasing in city A, it's increasing, right? And it says in all the 10 cities it's decreasing. So even if one is increasing, we don't need to check further. Although if we check in most of the cities, the gender gap from 2015 with respect to 2005 will be increasing because of the scaling, 25% here, 60% here. So this is definitely false. Okay. Average unskilled income for both genders increased in all 10 cities from 2005 to 2015. Average unskilled income for both gender increased in all 10 cities from 2005 to 2015. Of course, this is what we are talking about, right? The average unskilled income for both. We need to take 25% of all of these values, right? So even if you take maximum value for anyone, let's say this is maximum value of female. This is 27.5. Let's take 28. 25% will be 7. And in this case, if you take the minimum, what is minimum? Minimum is 20 and 60% of that is 12. Even the minimum of this unskilled value is greater than the maximum of this unskilled value. So of course, it's increasing in each case, right? For female and male, because again the difference, the ratio is big. 25% to 60 is 5:12. Right? So basically you are multiplying these values by 2.4 with respect to this. If you keep this same and you multiply this by 2.4, each values which is given in the graph will be greater than each of these corresponding values for each city, each gender, right? And that's why this is also true, increased. So answer is for this question will be option D. The unskilled gender gaps, reduced in all 10 cities from 2015 to 2005 to 15. It increased in most of the cities, that we can say even without calculating, right? Just you can use the same example as city A. All right. So I guess that was the last set, and this was really amazing set in case of calculation skill, in case of weighted average concept, and this one where we had to find out the average salary, average income of each female was less than 22,000. That was very tricky, and same thing we used here, that average. This is the same thing that we did here. This one, in this case, we got this, that this was definitely false. Why? Because 30,000, all the males salary is at least 30,000 or greater than 30,000. It was in 2005, right? So it does not matter what are the population distribution. The average will always be greater than 30,000. But in case of female, there is one value is less than 22,000, and that is enough to prove that average salary will not always be greater than 22,000, right? This is what it says. Okay, so I hope you understood all the solution. Thank you.